सरकार की जो नीतियाँ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, व्यापार के लिए, विकास के लिए, चाहे वो कोई सेक्टर हो, हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए इंडिकेटर हमारे सामने आए हैं। और जो अभी करीब लगभग 11 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन आपने किए हैं, ये पहला है अवसर जब अधिवेशन के दरमियान में कोई एमओयू साइन नहीं हो रहे हैं। पहले काम एडवांस में कर दिया गया कमिटेड एंड डिलीवर्ड थीम के साथ में। पहले ही आप ये काम करें जिससे सरकार अपना काम करने लग जाए। 11 लाख करोड़ के मैं समझता हूँ कि एमओयू एलओई कब स्थगित होना या करार होना, मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे समिट राजस्थान, इन्वेस्ट राजस्थान 2022। कोविड का जो 2 साल का टाइम रहा, इसमें ये समिट उससे पहले होना था लेकिन नहीं हो पाया और अब इसको किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख करोड़ से ज्यादा, 10,34,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट आएंगे। और अगर इसकी यूं बात करें तो 11 लाख करोड़ की बात की जा रही है, लेकिन धरातल पे कितना उतरेगा? उम्मीद की जा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे हैं उनके अनुसार कि ये लगभग 40% के आसपास धरातल पे उतर सकता है। जो अब हाईएस्ट जो एक अप्रोच, अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें जो इन्वेस्ट कर पाते हैं, यानी कि जो एक आम भाषा हम कहते हैं कि धरातल पे उतर पाते हैं, वो 20% है। तो चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या खामी रहती है कि इन्वेस्टर्स कहीं पे भी अगर एमओयू करते हैं तो उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सरकारी बाधाएं हैं, खुद की इच्छा शक्ति नहीं है, या जैसा माहौल उसे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। कोविड के पहले की स्थिति थी वही है, या कोविड के बाद कोई रिस्क लेना चाहेगा? कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवा उद्यमी विज्ञान लोढ़ा हमारे साथ में है, हमारे साथ मनीष गुप्ता जुड़ रहे हैं और अजय गुप्ता जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। विज्ञान, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या रहती है वजह कि इन्वेस्टर्स पूरी तरह से मन लगा करके जो एमओयूज करके जाते हैं वो धरातल पे नहीं आ पाते हैं, यानी कि एक्चुअल में जो इन्वेस्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है? और केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये किसी भी स्टेट की। आपको मुझे ध्यान है कि 2005-6 के दरमियान जब गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात जब हुआ था, तो उससे समिट जो थे वो एक तरह से हाइप में आए थे कि उस समय देश की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी के जो फाउंडर्स हैं वो वहां पे मौजूद थे, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी जी उस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में नहीं थे। ये सारे लोग वहां पे थे और ये माना जा रहा था उस दौर का 10 लाख करोड़ का कहा जा रहा था, उसका भी 20% हुआ है। तो पहले जो समिट्स में है उससे हम कुछ लेसन ले पाते हैं या फिर हर चीज एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार होती है? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक जब इन्वेस्टर समिट होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की माइंडसेट इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की टीम इन्वॉल्व होती है, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट एक एमओयू करता है तो गवर्नमेंट उसको एक दूसरी पिक्चर दिखाती है, बट धरातल पे आते आते वो एग्जीक्यूशन बहुत कम हो पाते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि 10% भी नहीं होते, कई जगह हम देखते हैं 20-25% तक जैसा जाता है। तो इसके कई मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक रीज़न उसमें से ये है कि गवर्नमेंट जो कमिट करती है, काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि वो प्रैक्टिकली पूरा नहीं हो पाता। किसी को टैक्स रिबेट कमिट होता है, किसी को लैंड कमिट होती है, किसी को कोई पॉलिसी का इलेक्ट्रिसिटी रेट्स के लिए कमिटमेंट होता है, वो पूरा नहीं हो पाता। सेकेंड वन ऑफ द रीजंस इज जो गवर्नमेंट की सिंगल विंडो सिस्टम है, उसमें इट हैज़ टू बी स्मूदन और स्मूथ करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल विंडो कहने को तो सिंगल विंडो है पर वो इतनी स्मूथ नहीं है। आदमी चक्कर लगाता रहता है, वहाँ पर टीम ही चक्कर लगाती रहती है चक्कर। तो उसके कारण बहुत सारी पॉलिसीज़ में जो कॉर्पोरेट के माइंड में जो हिकअप्स होते हैं, वो जब स्मूथ वर्किंग नहीं देखते गवर्नमेंट की तो वो कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं, किसी और स्टेट में डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो सारा ओपन है, सारे नेटवर्क ओपन है, सारे चीफ मिनिस्टर से उनसे कम्युनिकेशन ईजी है उनके लिए। तो अगर
हमारा प्रोसेस स्मूथ नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं और चले जाएगा। तो जी, मैं चलिए वापस लौटूंगा आपके पास में विज्ञान। एक बात, हाँ। हमारे साथ मनीष गुप्ता भी जुड़ गए हैं और उनके पास भी हम जाएंगे। जी, जी। तो चलिए, समिट राजस्थान 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहूंगा, और हम लोग जानते भी हैं, आज रोजगार गवर्नमेंट एक चीज बोलती है, आप कोई गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो, एक चीज बोलेंगे कि हमने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। ये कोई नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने इतने लोगों को एम्प्लॉयड किया, रोजगार दिया, ये कोई नहीं कहता। अवसर कहां से मिलते हैं? आपने कोई इंडस्ट्री लगाई या कोई बड़ा एम्प्लॉयर आपने खड़ा किया, वो तब होता है कि जब कोई पैसा लगाता है। और अगर पैसे नहीं लगा पाएगा तो आपका, और सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने, केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया के सामने बेरोजगारी है। और बेरोजगारी रहेगी तो उससे क्राइम आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, दूसरी परिस्थितियां बनेंगी। और शॉर्टकट मेथड होता है, लोग देखते हैं कि मैं कट्टा खरीदूंगा, अपनी गैंग बनाऊंगा और किसी कनपटी में लगा करके किडनैप कर लूंगा, लेकिन ये वे नहीं है। 2 दिन पहले की बात है, एक लंदन में पढ़ना चाहता था बच्चा और पैसे नहीं थे, 8 लाख रुपए जमा कराए, 50 लाख रुपए के किसी का किडनैप ही कर लिया। तो ये जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, हमें वो रास्ते चुनने चाहिए, इन्वेस्टर्स को वो माहौल दिया जाना चाहिए। क्योंकि मैं दूसरी चीजों को लेकर के इस वजह से चर्चा कर रहा हूं कि इसके साइड इफेक्ट्स ही आएंगे अगर आज भी हम नहीं संभल पाए तो। मनीष जी, क्या लगता है? मैं पहला कमेंट तो ये चाहूंगा कि जो समिट हो रहा है हमारा, उसको लेके। देखिए, समिट एक ये बहुत अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की। डेफिनेटली एक ये मंच मिल जाता है लोगों को एक जगह मिलने का, एक नेटवर्किंग का, और अपने प्रदेश को जो भी औद्योगिक पोजीशन से हालात है उसको समझने का। और डेफिनेटली अब सरकार को चाहिए कि पॉलिसीज और नियम इस तरीके से बनाएं कि इस समिट का रियलिटी में धरातल पे फायदा मिले, और वो जो फायदा होगा वो राजस्थान की सरकार को होगा, राजस्थान की जनता को होगा। और डेफिनेटली उससे, जैसे कि आपने भी कहा, योगेंद्र जी ने भी कहा, कि रोजगार के साधन अगर पैदा होते हैं तो एक प्रदेश, एक देश अपने आप ही तरक्की करने में लगता है, और बाकी जो नेगेटिव चीजें वो अपने आप ही नलीफाई होना शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं। तो सरकार को चाहिए कुछ यूनिफाइड पॉलिसीज इस तरीके से बनाए जो स्थानीय रोजगार को सबसे पहले बढ़ावा दे, और स्थानीय रोजगार को सबसे पहले उसमें बिल्कुल हमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए। जी, विज्ञान, एक बात और निकल कर आती है, बहुत सारे सरकारें देखो वोट के साथ में चलती हैं और वो कहती हैं कि हाँ किया जा सकता। हरियाणा ने जैसे किया कि लोकल वहां का कोई भी होगा वासिंदा, उसको रोजगार मिलेगा। क्या ये भी एक पॉलिसी में अब धीरे धीरे जगह बनाना शुरू हुई? हमारे यहाँ के देखिए वोट की राजनीति चलती है, पॉलिटिशियंस ये देखते हैं कि मेरे लिए वोट महत्वपूर्ण है कि ये आना चाहिए। तो क्या एक इसे ठीक माना जाए, या फिर हुनर जिसका होगा, काबिलियत जिसमें होगी, वो जगह बनाएगा? वो चाहे मजदूर भी हो सकता है और मैनेजमेंट भी आ सकता है। देखिए योगेंद्र जी, ये विषय थोड़ा सा चर्चा का हो सकता है। सरकार अपनी तरफ से इस चीज को लागू करना चाहे आरक्षण की तरह या किसी और तरीके से कि लोकल रोजगार मिलना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात को कह सकता हूं कि अगर सरकार किसी तरीके से लोकल बिजनेस को बढ़ावा दे, मेक इन राजस्थान, मेक इन इंडिया, मेक इन राजस्थान, मैं आपको इस चीज के एश्योर करता हूं कि अगर लोकल राजस्थान के बिजनेसमैन, लोकल राजस्थान के एसएमईज और एमएसएमईज बड़े अगर होंगे तो वो सबसे पहले अपने प्रदेश के लोगों को बाय डिफॉल्ट ही रोजगार देंगे। लोकल फॉर वोकल के स्लोगन तो देते हैं, लेकिन होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट में भी दिखना चाहिए। आप देखिए, जैसे मैं बताऊं, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं। आज हमारी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की राजस्थान की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। हमारी फैक्ट्री जयपुर दिल्ली बाईपास पे है। हमने लगभग 200 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, और आप विश्वास करिए 200 से ज्यादा लोगों में मोर देन 195 लोकल के, और लोकल के भी ऐसे हैं जो हमारी फैक्ट्री के 10-20 किलोमीटर के एरिया के। तो अगर सरकार लोकल व्यवसायियों को, लोकल उद्यमियों को बढ़ावा देगी तो लोकल रोजगार के साधन अपने आप ही पैदा होते हैं। समस्या कहाँ आती है कि जब सरकारें, बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी कंपनियां जिनके हेडक्वार्टर बॉम्बे में, लंदन में, और वहां उन्होंने देखा ही नहीं कि राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान का ये एरिया कहाँ पे है, और वो जब कंपनियों को प्रमोशन देके यहाँ पे किसी भी तरीके से लेके आते हैं, उनको ज्यादा रियायतें देते हैं बनस्पत लोकल लोगों के। नहीं, मैं इस पे डिफर करूंगा गुप्ता जी, क्योंकि इसका रीजन क्या है, उन कंपनीज को लाना भी बहुत जरूरी है। उनके स्केल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे अपने फैक्ट्री में 200-500 हज़ार लोग होते हैं, उनके यहाँ 5-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता है, प्लस उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेस में हाई होता है, कंप्लायंसेस में हाई होता है। सो आई थिंक वो भी जरूरी है इकोनॉमी के लिए।
बिकॉज टैक्सेस भी एक मैटर है, एम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली एक मैटर इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस स्टेट की प्रोग्रेस के अंदर वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके पास ग्लोबल विजन होता है, चीज़ें उनके और उनके पास कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोकल आदमी की रीच में नहीं होती, इन्वेस्टमेंट्स के साइजेस होते हैं, प्लस ये लोग एक ब्रांड इमेज बनाने के लिए ब्रांड इमेज बनाते हैं स्टेट का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल आप सही करें, आपको ध्यान होगा कि क्या क्या नरेंद्र मोदी हाइप क्यों मिली उनको, उनके मैनेजमेंट को लेके, कि नैनो वेस्ट बंगाल में जाना था, वहां पॉलिटिकल कुछ भी इस तरह के कॉज रहे कि नहीं लगा पाए। एक चर्चा रही कि एक एसएमएस के जरिए उन्होंने नैनो को शिफ्ट करा लिया गुजरात में। तो एक बड़ा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि ब्रांड की जो बात कर रहे हैं कि ब्रांड जो होता है कि देखिए नैनो का सब कारखाना टाटा ने वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये कुछ है। और बिल्कुल निश्चित रूप से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो तो होता ही होगा उनका। और साथ साथ में क्या है, जब ये ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं ना आपके स्टेट में, तो दूसरे इसी लेवल के ब्रांड्स को और मोटिवेशन मिलता है कि चलो उधर चलें। सब यूनिट्स भी होती हैं वो। देखिए मैं आपसे वही बात जो आप चर्चा की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों को बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। हम अगर आज ब्रांड की बात करते हैं, डेफिनेटली आपकी बात ब्रांड की ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, हमें ब्रांड देना है या रोजगार देना है। ब्रांड एक आ सकता है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आज जैसे गौतम अडानी जी ने भी आज अनाउंस किया और ऑलरेडी अनिल अग्रवाल साहब भी हैं कि सोलर पावर जनरेशन के लिए, सोलर प्लांट के लिए अडानी 25 से 30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। और उसमें अगर आपने नीचे देखा रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, सिर्फ 5,000 लोगों को। 25-30 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वो भी रोजगार कौन सा, कि सिर्फ वो सोलर पावर प्लांट जिस समय लगेगा उस समय पर लोग इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के लिए होंगे, उसके बाद वो ऑटोनोमस बॉडी में चलता है, लोग फ्री। आज आपको क्या चाहिए, ब्रांड या रोजगार? जब रोजगार बनता है तो ब्रांड अपने आप धीरे धीरे बन जाता है। आपके सामने छोटा उदाहरण अनिल अग्रवाल जी का, वेदांता वालों का। चौमू में रहते थे वो, चौमू में रह के अपनी दादी के साथ यहाँ आते थे। आज उन्होंने इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड खड़ा कर दिया, एक छोटी एमएसएमई दुकान से शुरू किया था। तो ब्रांड काम करने वाले लोगों से बनता है। आप जिस चीज में काम कर रहे हो वो काम में अगर आप सक्षम हो, 20 लोगों को रोजगार दे रहे हो, आपका ब्रांड अपने आप में, आपको दुनिया से करना क्या है? दुनिया का कोई आदमी आपके प्रदेश में आ जाए, सिर्फ ब्रांड दिखाए, दे कुछ नहीं, तो उससे फायदा क्या है साहब? और फिर हम अगर ऐसा कुछ है तो ब्रांड तो हमारे पास सारे कुछ है, फिर भी राजस्थान नीचे से क्यों तीसरे चौथे नंबर पे आता है उद्योग के मामले में? नहीं, उसकी बहुत सारी और डिफरेंट रीजंस है। जैसे राजस्थान में लैंड बैंक बहुत एक्सपेंसिव है, ब्यूरोक्रेसी का उतना सपोर्ट नहीं मिलता, सिंगल विंडो सिस्टम इतनी स्मूथ नहीं है, और मल्टीपल रीजंस हैं उसके कारण। ये सब डिस्कशन की बात हो सकती है डेफिनेटली। मैं एक बात दोनों से जानना चाहूँ, आप युवा उद्यमी है, निश्चित रूप से आप लोग रिप्लेस करें गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल को, और जब भी कभी ऐसा समिट होगा तो हम बिल्कुल याद रखेंगे कि देखिए जो हमारे साथ में अपने व्यू शेयर करते थे। यहाँ देखिए एक बात है, कभी गवर्नमेंट ये बात जानने की कोशिश करती है बजट से पहले, जिसको हम बजट प्री टॉक्स कहते हैं, उस समय आप लोग भी गए होंगे, कई बार चर्चाएं होती है कि हम टैक्स में ये रिबेट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ बिजली और लैंड दो की बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं लोग कि ये है, पानी भी है प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे 1% पानी है जो टोटल पानी है उसका। तो यहाँ क्या वास्तव में आप लोगों से की जाती है बात है कि हाँ बिल्कुल ये कुछ ऐसी, जब जैसे वन स्टॉप शॉप की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के, यहाँ पे सारी हडल्स से दूर आपकी जो प्रॉब्लम्स उन्हें हम सॉर्ट आउट करते हैं, क्या वास्तव में ऐसा है? जमीन को लेकर के विज्ञान आप कह रहे हैं, रिको का दावा किया जा रहा है कि रिको ने इतने इंडस्ट्रीज के लिए रिको 390 अभी शुरू कर चुके, 120 में अभी काम, 510 रिको के सब एरिया बनाने वाले हैं। तो लैंड की जो प्रॉब्लम है, अगर व्यापारी फिर उस लैंड को लेगा ही नहीं तो किसके लिए बैंक बना रहे हैं? उसमें अगर प्रॉब्लम है, सस्ती जमीन नहीं मिल पा रही है, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहां पे अगर सस्ती मिलती है, गुजरात में मिलती है, तो हम क्यों पिछड़ रहे हैं? गवर्नमेंट सुनती है आप लोगों की कुछ ये बातें? क्यों सबको मालूम है अगर ये चीजें तो कॉमन है, ये तो प्रॉब्लम भी। देखिए इस विषय के लिए पहले भी चर्चा हुई थी और शायद दूसरे फोरम्स पे भी सरकार के साथ चर्चा होती है कि किसी भी एक इंडस्ट्री को लगने के लिए सरकार की तरफ से इनिशियल हैंड होल्ड की जरूरत होती है। जब एक इंडस्ट्री लग जाती है उसके बाद वो अपना काम शुरू कर देती है, उसके बाद उसे आप रियायतें कम दें या ना भी दें तो भी चलता है। मैंने खुद जब एक कार्यक्रम में फोरम के दौरान माननीय उद्योग मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, जब उनसे यही चर्चा करी थी कि जब एक इंडस्ट्री लगती है आप उस समय उनको रियायत दें। रियायत के मायने आप उनको जमीन सस्ती दें, आप उनको बिजली डोर स्टॉप पे दें, आप उनको कैपेक्स में छूट दें जैसे और दूसरे प्रदेश देते हैं, SGST CGST में भी आप छूट दें, परचेज पे ना कि सेल्स पे।
तो बहुत सारी ऐसी रियायतें हैं, अगर आप इनको दूसरे स्टेट से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे प्रदेश में रियायतें हैं, लेकिन वो रियायतें किस चीज की, जब आपकी फैक्ट्री चालू हो जाएगी उस बात पे वो कि SGST में आपको छूट मिलेगी, दैट इज आफ्टर सेल्स, जब आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, जब आप माल बनाएंगे बेचेंगे, या बिजली के किसी उसमें आपको सेस में छूट दे देंगे, तो वो भी जब फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी आपकी। एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, जब आप अपनी फैक्ट्री को लगा रहे हैं उस समय सरकार आपके साथ कितना खड़ी है, जब आप चल रहे हो या चलने की कोशिश कर रहे हो। जी बिल्कुल। विज्ञान कभी किसी गवर्नमेंट का, मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कह रहा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पे सबकी निगाहें टिकी होती हैं। हर इंडस्ट्री के लिए वो बिल्कुल बिजनेस टाइकून होता है, कोई होटल लेके आ रहा है, कोई स्टार्टअप्स में भी क्या है, लोग इसी तरह से हिम्मत करके आगे जाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करता है एक व्यापारी, जैसे आप जमीन की बात कर रहे हैं, कुछ सुनता है कभी ये चीजें, या जैसे इस तरह के समिट होती हैं उससे पहले कि भाई हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, आप लोग बताइए प्रॉब्लम्स क्या हैं ताकि हम उन्हें सॉर्ट आउट कर सकें। ये बहुत ऐसे ही शर्मा जी ने, गुप्ता जी ने मेंशन किया कि बहुत सारे फोरम्स में ये बातचीत हो चुकी है। जी। सो प्रॉब्लम सेम है, सोल्यूशन निकालने होना चाहिए। अब जैसे एक राजस्थान की पॉलिसी है सोलर की, जहां आप सोलर प्लांट कहीं और लगा सकते हैं और आप अपने कहीं और यूज कर जी। सकते हैं। तो उसमें भी एक सरकार को ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन लॉस के नाम पे 4.5 रुपये यूनिट देना पड़ता है, विच इज़ वेरी हाई। अगर तो उससे सोलर की वायबिलिटी खत्म हो जाती है, वो 6-7 साल का पे बैक आ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। सो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों को रिलैक्स करनी ही चाहिए अगर बेटर एनवायरनमेंट, बेटर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट बनाना है। और लैंड तो मोस्ट प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज लैंड इतनी एक्सपेंसिव है राजस्थान के अंदर। जैसे हम मध्य प्रदेश में फैक्ट्रीज चलाते हैं बहुत सारी, तो वहाँ देखते हैं कि 100 एकड़ में दूसरों की फैक्ट्री चली हुई है। यहाँ कोई 100 एकड़ फैक्ट्री डालने की सोचेगा तो लैंड में सारा पैसा खत्म कर देगा अपना प्रैक्टिकली। तो उसको उस स्केल का इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए आपको लैंड तो सस्ती करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे रिबेट्स मिल जाती हैं, चाहे आप लीजिंग मॉडल पे चले जाओ लैंड पे। जब उसकी कैपिटल आप लैंड में लगा दोगे तो फिर वो लगाएगा कहाँ पे उसे, और हर चीज ही पूरी तरह से। मैं अभी एक हमारे मित्र के साथ बैठा था सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, 50-50 हजार रुपए मीटर की रेट है। अब 50 हजार रुपए मीटर की रेट में आप क्या फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदेंगे और क्या वहाँ पे बिजनेस, क्योंकि बड़ी एक जमीन भी काफी चाहिए होती है उसमें। एक मिनिमम कोई भी आप उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई छोटे से छोटा उद्योग भी लगाना चाहते हैं, तो 1000-1500 मीटर से स्क्वायर मीटर से शुरू होकर 15,000 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तक आपको चाहिए रहती है। करेक्ट। आज हमने अपने नई फैक्ट्री के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हमने जाटावाला इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी खरीदी 15,000 मीटर हमने वहाँ जमीन खरीदी, हमने मार्केट रेट पे ली। सरकार की तरफ से कोई कहीं कोई ऐसी अवेलेबिलिटी जहाँ मिल जाए, मार्केट रेट पे जो थी वो हमने खरीदी। तो बिल्कुल चलिए, अगर सरकार के नुमाइंदे सुन रहे होंगे तो मैं कहूंगा ये 100 पीस बन के रह जाएंगे ऐसे समिट, फिर व्यापारी का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो देखेगा कि ये केवल मैं ऐसे उत्सव का मुझे कोई फायदा नहीं, मेरा टाइम और मैं जाया करूंगा, इससे बढ़िया तो अपने जो बिजनेस कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जमीन मुझे ही अगर लेनी है, बिजली की जो टैरिफ है आपकी अगर वो मुझे पे करना है, लोन मुझे उसी तरह से चुकाना है, CST GST GST जो मुझे उसी तरह से चुकानी है, आपके अगर और कोई टैक्सेज हैं वो वैसे ही चुकाने हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, मैं क्यों आऊंगा फिर इसमें। विज्ञान लगता है ऐसा कि एक 100 पीस बन के रह जाएंगे। अगर वास्तव में व्यापारी की जेब पे अगर आपकी नजर रहेगी और उसकी प्रॉब्लम्स को अगर आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का ज्यादा इंटरेस्ट बहुत लंबा समय तक रह पाएगा समिट्स में। तो चले प्रचलन है कि चल रहा है अभी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा और एक नज़रिया बदलना पड़ेगा एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, एक बिजनेसमैन की तरफ सरकार का। उसे एक सोशल वर्कर मांगना पड़ेगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन ही ऐसी कम्युनिटी है जो पहले फैक्ट्री लगाती है, फिर रोजगार देती है, फिर अपने वेंडर्स को पेमेंट करती है, फिर माल बेचने के लिए मेहनत करती है, बैंकों को इंटरेस्ट चुकाता है, और ये सारे काम करने के बाद में अगर कुछ बचता है तो घर लेके जाता है। सो इट इज़ अ सोशल वर्क। हम लोग इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उतना पैसा पहले चुका रहे हैं, रिस्क 100% हमारी। लॉस होगा तो एक बिजनेसमैन का होगा, सैलरी वो अवॉइड नहीं कर सकता, तो ना बैंक चार्जेस अवॉइड कर सकता है, ना कुछ भी अवॉइड नहीं सकता। तो जब सारी रिस्क हमारी है तो इसे एक सोशल एंटरप्रेन्योर की तरह देखना चाहिए, नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन जो सिर्फ कमाने बैठा है। हम पहले सारी ऑब्लिगेशंस पूरा कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो सरकार अपना रुख बदलेगी तो डेफिनेटली एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत मोटिवेशन मिलेगा सरकार में यहाँ पे काम करने का। विज्ञान, एक और मेरा सवाल होगा आपसे। गुजरात को लेकर के काफी चर्चाएं होती, मुख्यमंत्री ने आज भी अपने स्पीच में भी इस बात का जिक्र किया और सबका फोकस भी होता है कि हाँ गुजरात में कुछ है। गुजरात में देखिए वहां पोर्ट है, इसमें कोई बात नहीं है, उसकी वजह से बड़ा बेनिफिट है उनके। और मैं जो प्रेसिडेंसी टाइम से जो पढ़ता आ रहा हूं, मैं हिस्ट्री जैसे पढ़ी है कई बार, उस वक्त
मुंबई प्रेसिडेंसी थी, उसी के अंदर ही गुजरात मुंबई सब कुछ एक ही था, महाराष्ट्र का अलग पार्ट नहीं था। आजादी के बाद सारी चीजें बनी हैं और फिर मुंबई से अलग किया, फिर गुजरात को भी। सबसे संपन्न राज्यों प्रेसिडेंसी मानी जाती थी ये, सबसे संपन्न, क्योंकि अंग्रेज तो उस समय प्रेसिडेंसी उसी को बनाते थे जहां माल अच्छा होता था। मद्रास, मुंबई, कोलकाता, इनको बनाई उसी वजह से, बंगाल था उस समय। तो क्या ऐसा है कि आज भी व्यापारी की प्राथमिकता गुजरात, राजस्थान से ज्यादा है, हमारे यहाँ पे कम है? हमारे यहाँ अगर आप पहले दो इंडस्ट्रीज के बड़े हब कहे जाते थे, एक आपका कोटा और दूसरा अलवर। अलवर में बहुत सारे जोन्स बन गए, वो भी इस कारण से कि चलिए आप लेके आए, जापान से लेके आए, कोरिया से लेकर के आए। लेकिन नए जोन्स में क्या होगा? हमने फ्रेट कॉरिडोर भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गुजरात की ओर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और गुजरात की भी अगर पोल की बात करूं मैं, तो 20% ज्यादा वहां भी किसी भी समिट का रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो कोई तो वजह होगी कि हम आंकड़े चाहे कोई कुछ भी कहें, लेकिन वो धरातल पे चीजें दिख नहीं पाती हैं। देखिए साहब, मैं बताऊं आपको, इसके मल्टीपल रीजन है। ऐसा नहीं कहूंगा कि राजस्थान में नेशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर इंस्टीट्यूट आके देखें, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 25 सालों की चॉइस की बात देखें, बता रहा हूँ। आज भी लोग ये कहते हैं कि चलिए यार गुजरात ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की पॉलिसी सूट करी है। पॉलिसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मूथ वर्किंग सूट करी हुई है एक बिजनेसमैन को। जब वहाँ पे एक बिजनेसमैन होटल में जाके रुकता है और अगले 3 दिन के अंदर को सारी इंडस्ट्री के लाइसेंस मिल जाते हैं, सो वैसा माहौल अगर मिलेगा ना, तो आदमी की हो सकता है प्रोजेक्ट में वहाँ एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च हो रहे हैं किसी और चीज में, बट ही वुड प्रेफर कि मेरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। Ease of doing business is very important for a industrialist, for a businessman, for any and everybody. यहाँ पे 2 पैसे बच भी जाएंगे बाय चांस, लेकिन अगर स्मूथनेस नहीं हुई, हर स्टेप पे हिकअप्स आएंगे, हर स्टेप पे उसको सरकार को समझाना पड़ेगा, परमिशन के लिए जूझना पड़ेगा, तो वो ऐसा प्रोजेक्ट चाहेगा नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सिंप्लिसिटी ज्यादा पसंद है वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल, वो तो करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो फिर व्यापारी ऐसे रिस्क नहीं लेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये, जब वो पांव रखता है तो ही रिस्क होती है उसके कि भाई अभी तो मैं पैसा लगा रहा हूँ, पूंजी मेरी लगा रहा हूँ, और फिर चलेगा नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ईमानदारी से काम करना शुरू करते हैं, लेकिन नहीं चल पाता है। और कुछ लोग होते हैं कि बड़ी चालाकी के साथ में गवर्नमेंट को भी बटोर के रवाना हो जाते हैं। तो मनीष गुप्ता साहब, ये कभी सुनते हैं कि हाँ गुजरात की तरफ ज्यादा रुझान होता है और हमारे यहाँ पे कम? देखिए सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि राजस्थान में नहीं है, लोगों को अगर नहीं है तो फिर इतने आंकड़े कहाँ से आते हैं? पैसा तो आ ही रहा है राजस्थान में भी। डेफिनेटली देखिए, इस चीज का एक पूरा एक माहौल बनाना पड़ता है, और ये आम जनता की भागीदारी इसमें सबसे ज्यादा रहती है। गुजरात में नो डाउट जो वहाँ के लोग हैं, उनकी जो सोच है वो टुवर्ड्स बिजनेस बहुत पॉजिटिव है। और इस चीज को मैंने पॉजिटिवली फील जब किया, जब हमारी अभी कंपनी का हमारा IPO आया, और उसकी कह सकते हैं कि मैं अपने मार्केटिंग के लिए, कह दीजिए लोगों से मिलने के लिए, मैं स्पेशली राजकोट, अहमदाबाद, सूरत और इन कई सारे गुजरात के शहरों में गया, और हमने कई सारी वहाँ पे अपनी सेल्स मीटिंग करी। तो वहाँ लगा लोगों के अंदर जो सोच है बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो टोटली डिफरेंट है। जब आम जनता उस सोच के साथ जुड़ती है तो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी भी उसी के साथ काम करती है, उसी हिसाब से काम करती है, और सरकार तो फिर करती है, सरकार तो जनता से जुड़ी है ही। तो कहीं ना कहीं सरकार और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो जनता है राजस्थान की, कुछ पार्ट में तो है, लेकिन काफी सारे पार्ट में आज भी जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो जिसे कह सकते हैं कि एक आगे बढ़ने का एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा है, वो थोड़ा सा गुजरात के लोगों में कहीं ज्यादा है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि गुजरात में इंडस्ट्री आम आदमी से जुड़ के इतनी बड़ी तेजी से तरक्की करती है, और वहां पे बिजनेस का सिस्टम भी बड़ा बढ़िया है। वहां पर लोग बाग आप देखिए कि अपने मिलने जुलने वालों में पैसा इकट्ठे कर लेते हैं, बैंक में बाद में जाते हैं। अगर 10 लोग मिलने वाले इकट्ठे हो गए, कि जैसे कि रिश्तेदारी में 10 लोग इकट्ठा करके पत्ती डाल के और 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा देंगे, हम यह सोच भी नहीं सकते। तो आम जनता की भागीदारी डेफिनेटली बहुत जरूरी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और सरकार जब तक लोकल को साथ में लेके नहीं चलेगी, आज आपने शायद मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज आप वहां थे ही, आपने वहां पे माहौल देखा ही होगा किस तरह का माहौल था वहां पे। मतलब लोगों के अंदर उत्साह ही नहीं था उस कार्यक्रम के अंदर, भीड़ थी लेकिन उत्साह कम था। तो इसलिए क्योंकि आम आदमी की भागीदारी कम करी है। आज राजस्थान सरकार को भी देखना होगा कि आप बाहर वालों को बुला रहे हैं अपने प्रदेश में, बाहर के इन्वेस्टमेंट का इन्विटेशन वेलकम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपने यहाँ वालों को ना भूलें, उनको साथ लेके चलेंगे तो शायद आप ज्यादा ऊंचाइयों बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और गवर्नमेंट को वो डायलॉग जरूर जारी रखना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, हम बाहर वालों को क्यों,
अगर जो काम हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स कर सकते, देखिए राजस्थान अभी भी ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पूंजी नहीं है। राजस्थान ने तो अपना डंका कब से अंग्रेजों के जमाने से मनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, चाहे बजाज फैमिली हो, हमारे मोदी हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बिरला हैं, तो ऐसे से लोग निकल करके गए हैं। और ऐसा नहीं, यहाँ के डीएनए में भी व्यापार घुसा हुआ है, तो वो कर सकते हैं। और कैसे परिस्थितियों से लड़ करके खड़ा होना है, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का व्यापारी बहुत अच्छे से जानता। मैं एक बात जानना चाहूंगा, दौर बदल रहा है विज्ञान अभी। लोग जैसे कहा इन्होंने कि गुजरात का एक कल्चर है, 10 मित्र मिलकर के या रिलेशन में जो लोग हैं वो मिलकर के 100 करोड़ रुपए ऐसे इकट्ठे कर लेते हैं, 10-10 करोड़ रुपए लगा करके भी, ठीक बात है। लेकिन अभी मैं ये देखता हूं कि स्टार्टअप्स में जो लोग हैं फ्रेंड सर्किल से बहुत काम कर रहे हैं, वास्तव में उसमें कुछ है या फिर एक टेम्परेरी फेज का वो मान के चले, उससे एक बहुत लंबा नहीं है, ये स्थायी रूप से तो आपको इंडस्ट्री लगानी ही पड़ेगी। स्टार्टअप्स डेफिनेटली एक अच्छा कल्चर है, जॉब बिल्डिंग कल्चर है, नई सोच का कल्चर है। जी। ये अमेरिका में आज से 15 साल 25 साल 25 साल पहले आ रखा था, हमारे यहाँ प्रूवन मॉडल में अब आ रहा है। जी। सो आई थिंक स्टार्टअप्स को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए, उनके लिए पॉलिसीज बननी ही चाहिए। ओला उबर क्या थी, स्टार्टअप्स थे, आज लाखों लोगों को जॉब देके बैठे हैं, प्लस जॉब के संग मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठे हैं। सो जिसका भी स्टार्टअप का विजन है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई थिंक दे विल ऑल डू फिनोमिनल। सो स्टार्टअप कल्चर तो बहुत अच्छा है फॉर द कंट्री, फॉर द स्टेट, फॉर एवरीबडी। तो इसको तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए डेफिनेटली, मैं इसके पक्ष में हूँ। बिल्कुल, लेकिन पॉलिसी वैसी बनाए गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो देखिए कल्चर बन पड़ा है अभी, कल्चर बन चुका है और आपको करना कुछ नहीं है। देखिए मेरा एक जो मैं बात आप लोगों की सुन पा रहा हूं, और निश्चित रूप से आप लोगों ने भी ऐसे तो नहीं अपनी इंडस्ट्री लगाई होगी तो अचानक उसमें आकर के बैठ गए, विरासत मिली, दोनों आप लोगों ने संघर्ष किया है, बात सही है। लेकिन सरकार को अपना नेचर बदलना होगा। अगर उस कल्चर को हमें अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जिसके आप बात करें 15 साल पहले यूएस में आ चुका है और आज हम उसको लेके आ रहे हैं, तो अब तो कम से कम उसकी अगरबत्ती मत करिए, उसको आप धरातल पे लेके आइए। स्टार्टअप्स में पूछना चाहिए कि रोल मॉडल के रूप में जैसे हम सुनते आए हैं, उनसे चर्चा की जाए कि हाँ वास्तव में आपकी सक्सेस स्टोरी कैसे बनी है, दूसरे लोग उसे फॉलो कर सकें, आपको क्या प्रॉब्लम रही, ताकि आने वाले व्यक्ति को यह प्रॉब्लम ना हो। कोई व्यक्ति कहता है कि साहब हम तो रात को भूखे सोते थे लेकिन बच्चों को दूध भी पिलाते थे, हम चाहते थे कि ये हमारा भविष्य कम से कम खड़े हों। तो सरकार को भी उसी नियत से होना चाहिए कि एक व्यापारी अपने पाँव में छाले और अपने पेट के कपड़ा बांध के भूखा रह करके, और कितने चक्कर लगाते हैं, जूते टूट जाते हैं लोगों को, एटलीस्ट जो दूसरा आ रहा है उससे तो सब चीजें ना भुगतने पड़े, क्योंकि फिर वो एक मैसेज अच्छा नहीं जाता कि हालात 20 साल पहले जो थे वो ही आ जाए। मैं वहां पे जब आप पे मनीष जी थे, कई व्यापारियों से मैंने बात की, तो कुछ लोगों की तो यही प्रॉब्लम थी कि साहब 10 साल पहले 20 साल पहले भी कुछ चीजों को जैसे हम फेस करते थे, खासकर सरकारी ढर्रे में, वो आज भी कर रहे हैं। तो 20 साल में भी अगर उन चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाते, हम भरोसा कैसे जीतेंगे। समिट बहुत अच्छा होता है, व्यापारियों का रुझान बहुत होता है, जिसके पास में ईश्वर ने हुनर और पूंजी दी है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको मैं लगाऊंगा, तो उसको भी सर्कुलेशन में लेके आना उस पैसे को। और पैसे के साथ साथ कोई भी व्यापारी ये चाहता है कि मैंने जो काम किया मेरी आने वाली पीढ़ी या जो मेरी भावी पीढ़ी है उससे भी बेहतर तरीके से करे और प्रदेश में, देश में एक रोल मॉडल के रूप में बनकर के आए। यह हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है, लेकिन सरकार वो प्लेटफॉर्म तो दे। पैसा तो है लोगों के पास में, लगाने के लिए भी है। अब आपकी बात से मैं समझ सकता हूं 50 व्यापारी इस बात को लेकर के थोड़े से परेशान है कि ठीक है आप बिजनेस टाइकून्स को आप लेकर के आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी के पास में एक मैसेज ठीक नहीं जाता है कि आप प्रॉपर पासेज नहीं भेजते हैं, आप उनको अटेंड नहीं कर पाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो मनीष जी मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, ये बहुत सारे व्यापारियों की रही है, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बात कुछ नहीं है, सबके वहाँ पे खाना भी बनता है, सबके यहाँ रेस्पेक्ट, अपनी गाड़ियों से आते हैं, ऐसे बहुत सारे समिट से लोग चाइना में जाके भी अटेंड कर लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आप उस इज्जत के साथ में, क्योंकि व्यापारियों के लिए तो सरकार के स्तर पर दिवाली के तरह से एक हम सेलिब्रेट करते हैं, और अगर आप उस भावनाओं के साथ में अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। खैर चर्चाएं बहुत सारी हैं और मुद्दे भी बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए कि व्यापारियों के साथ मीटिंग केवल ऐसे औपचारिक नहीं कि हाँ जो सरकार करी वो सुन के चले जाइए, व्यापारी क्या कह रहा है उसको आप सुन लीजिए, उसको धरातल पे उतारिए, तो ही जो आप एमओयू करा रहे वो धरातल पे उतर पाएंगे। अगर आप ऐसे हवा में हैं तो व्यापारी भी हवा में है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लगाया और वापस चले गए, तो उन्होंने कहा कि साहब 3-3 महीने में भी अगर अधिकारी जवाब नहीं देते हैं तो फिर करें क्या यहाँ करके। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी पीड़ा होती है। सरकार कर सकती है, ये
वो राइडर्स नहीं है या कहूं कि ये हर्डल्स नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। ये प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत माइनर प्रॉब्लम्स हैं जिसे सॉर्ट आउट करने के लिए अधिकारी लगाइए। आप जिनको पगार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो व्यापारियों के खाते में ही पैसे ले रहे हैं, यानी कि टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है। और अगर वो दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो किसकी सेवाई कर रहे हैं आप? तो इस स्टाइल को आपको बदलना होगा। अगर वर्किंग स्टाइल बदलेगी तो मुझे लगता है सकारात्मक इसके परिणाम भी आ सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।